आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी 99 चैनल में। और आज का क्लास है क्लास 10 के लिए फिजिक्स का ह्यूमन आई चैप्टर, जो साइंस का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग शुरू कर चुके थे, जिसमें ह्यूमन आई हम लोग कर लिए थे। और इसका जो दूसरा पार्ट है, पूरा चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो पहला पार्ट इसमें ह्यूमन आई से रिलेटेड है, जिसमें कि आई में जो डिफेक्ट होते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, पार्ट्स ऑफ आई के क्या क्या पार्ट होते हैं, इन सब के बारे में था। तो वो हम लोग कर चुके हैं। और इसका दूसरा पार्ट जो है एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, जैसे कि स्टार ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू क्यों नज़र आता है। तो ये सब जो है एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो फेनोमेना है वो भी इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और शुरू से एक एक पॉइंट समझते चलिएगा, तो आसानी से चैप्टर समझ में आएगा। और अगर स्किप करते जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। अगर साइंस को समझना है तो स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं ह्यूमन आई का सेकेंड पार्ट। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, ये हम लोग का हेडिंग है, इसको हम लोग समझते हैं। तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रिज्म में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो जैसे कोई प्रिज्म है, इस तरह से प्रिज्म होता है। अब प्रिज्म से जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होता है। लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्शन है, तो लाइट चैप्टर अभी हम लोग नहीं किए हैं। रिफ्रैक्शन होता क्या है थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। लाइट चैप्टर में तो इसको पूरा समझना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। जब लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, अब मान लीजिए कि ये एक बर्तन है, एक बीकर है, इसमें वाटर भरा हुआ है। और जब लाइट रेस यहाँ एंटर करेगा इस तरह से, तो जब एयर से वाटर में जब लाइट रेज एंटर करता है तो लाइट का डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाता है। लाइट रेज का जो डायरेक्शन था, पहले ये डायरेक्शन था, अब उससे थोड़ा अलग हो जाएगा, यहाँ से ये बेंड हो जाएगा। पहले इसका डायरेक्शन ये था, इस डायरेक्शन में चल रहा था, लेकिन मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज होने के कारण ये थोड़ा सा यहाँ पर बेंड हो जाता है। तो जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, जब मीडियम चेंज होता है तो बेंड हो जाता है। अगर देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एयर क्या है, एयर थिनर मीडियम है, या हम लोग बोल सकते हैं रेयर मीडियम है, और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। एक यहाँ पर थिनर मीडियम होगा और दूसरा डेंसर होगा। तो एयर थिनर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रेज रेयरर मीडियम से, थीन को क्या बोलते हैं, थिनर मीडियम को रेयरर भी बोलते हैं। जब लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। यहाँ पर इस तरह से नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। और जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल से दूर हट जाता है। तो इसी घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन में मेनली क्या होता है, जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो दूसरे मीडियम में जब एंटर करता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है, और अगर डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर हट जाता है। तो इस चीज़ को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन तो हम लोग को पढ़ना है लाइट चैप्टर में, उसमें हम लोग इसको डिटेल से समझेंगे। बस यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा कहने का मतलब क्या है कि लाइट रेज बेंड हो जाएगा। तो जब कोई लाइट रेज प्रिज्म में जाता है, प्रिज्म में टकराता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मीडियम चेंज होगा, क्योंकि इधर एयर है और ये ग्लास है। एयर से ग्लास में जाएगा तो मीडियम चेंज होगा, और मीडियम चेंज होगा तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा। एक तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है,
उसके बाद यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और उसके बाद यहाँ से लाइट रेज बाहर आएगा। तो 2 बार रिफ्रैक्ट हो के बाहर आने से क्या होता है कि ये 7 कलर में बट जाता है। लाइट रेज जो है प्रिज्म से निकलने के बाद ये 7 कलर में बट जाएगा। इस तरह से यहाँ से 7 कलर में बट जाएगा। तो इस तरह से जब वाइट लाइट को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब किसी प्रिज्म से पास करता है लाइट रेज, तो वो 7 कलर में बट जाता है। एक्चुअली में जो लाइट रेज हम लोग को सिंगल कलर दिखाई देता है, कलरलेस जो दिखाई देता है, उसमें 7 कलर होते हैं और प्रिज्म से जब लाइट रेज पास करता है तो 7 कलर में बट जाता है। तो ये 7 कलर कौन कौन सा है तो इसको याद रखना है। तो नीचे से ऊपर याद रखिएगा विबग्योर, नीचे से ऊपर होगा विबग्योर, नीचे से ऊपर होगा विबग्योर। और विबग्योर में कौन कौन सा कलर आ गया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये याद रखना है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर होते हैं सनलाइट में। और जब प्रिज्म से लाइट को गुजारा जाता है तो 7 कलर में ये बट जाते हैं। 7 कलर अलग अलग हम लोग को देखने को मिलता है। अब इसी घटना को क्या कहा जाता है, इसी घटना को कहा जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एक टर्म आएगा कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब है कि जो वाइट लाइट है उसका 7 कलर में डिवाइड हो जाना, अलग अलग 7 कलर में बट जाता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं, When white light passes through a prism, then it split into 7 color. Then it split into its constituent 7 color is called dispersion of light. डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब है कि जब लाइट रेज किसी प्रिज्म से पास करता है और 7 कलर में बट जाता है, तो 7 कलर में बट जाना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब है 7 कलर में बट जाना, लाइट रेज का अपने कलर में बट जाना, यही डिस्पर्सन कहलाता है। और ये कब होता है, जब प्रिज्म से हम लोग पास कराते हैं। तो प्रिज्म से जब भी वाइट लाइट पास करेगा तो 7 कलर में बट जाएगा और यही घटना कहलाएगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब इसमें एक चीज़ समझना है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो जब वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराया जाता है, जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास करता है तो पास करने के बाद 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। और ये जो 7 कलर का जो बैंड ऑब्टेंड होता है, ये 7 कलर का जो बैंड यहाँ पर ऑब्टेंड हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। व्हेन वाइट लाइट passes through a prism, then it divide or split into 7 color. The band of 7 color obtained is called spectrum. तो ये स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन हो जाएगा। कुछ नहीं है स्पेक्ट्रम, बस यही है कि 7 कलर का जो बैंड हम लोग को प्राप्त हो रहा है, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहेंगे। और एक बात यहाँ पर हम लोग को याद रखना है कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन किस कलर का होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो डेविएशन हुआ, सबसे ज़्यादा जो बेंडिंग हुआ, वो कलर हुआ वायलेट। वायलेट में सबसे ज़्यादा डेविएशन हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा बेंड कौन करेगा, सबसे ज़्यादा बेंड करेगा वायलेट। वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड हुआ। और सबसे कम जो बेंड हुआ वो कौन सा है, सबसे कम रेड। रेड जो है इसमें सबसे कम बेंड हुआ और वायलेट सबसे ज़्यादा। अब इससे भी ज़्यादा जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायलेट। और इससे भी कम जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड। ये तो हम लोग का विजिबल रीजन है, इसको हम लोग विजिबल बोलते हैं, इतना हम लोग देख सकते हैं। इससे कम रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, इंफ्रारेड। रेड से भी कम जो बेंड होगा वो होगा इंफ्रारेड। और वायलेट से भी जो ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा,
अल्ट्रावायलेट। और इस तरह का स्पेक्ट्रम सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? सबसे पहले कौन किए थे? प्रिज्म के थ्रू लाइट को गुजारने के बाद 7 कलर में जो स्पेक्ट्रम बनता है, ये स्पेक्ट्रम बनाने का काम सबसे पहले कौन किए थे? आइजैक न्यूटन। तो आइजैक न्यूटन ही वो पहले व्यक्ति थे जो प्रिज्म से वाइट लाइट को गुजार करके पास करा करके 7 कलर का स्पेक्ट्रम प्राप्त किए थे। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेनबो। तो रेनबो का फॉर्मेशन पूछा जाता है एग्जाम में कि रेनबो बनता कैसे है। और आप लोगों ने रेनबो देखा होगा, रेनबो में भी यही 7 कलर होते हैं जो विबग्योर में थे, यानी कि 7 कलर का जो स्पेक्ट्रम हम लोग को ऑब्टेन होता है रेनबो में भी वही बनता है। इसका मतलब है कि रेनबो को भी बनाने में कुछ न कुछ प्रिज्म होता होगा, कोई प्रिज्म वहाँ पर काम करता होगा। तो यहाँ पर हम लोग को रेनबो को समझना है कि रेनबो कैसे बनता है। जब प्रिज्म से वाइट लाइट को पास कराते हैं इस तरह से, तो ये 7 कलर में ऑब्टेन होता है, स्पेक्ट्रम बनता है। तो ये तो हो गया हमारा आर्टिफिशियल। प्रिज्म से जब हम लोग कराते हैं तो आर्टिफिशियली हम लोग करा रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल स्पेक्ट्रम बनता है एटमॉस्फेयर में उसको रेनबो कहा जाता है। नेचुरल स्पेक्ट्रम जो बनता है एटमॉस्फेयर में उसको रेनबो कहा जाता है। और ये बनता कैसे है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी बारिश हो और बारिश होने के बाद जब धूप निकलता हो तो उस समय रेनबो देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब बारिश होता है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट होता है, और जो वाटर ड्रॉपलेट होगा, जो पानी का बूंद होगा, वाटर ड्रॉपलेट, ये प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा, ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। जब वाइट लाइट इसमें से गुजरेगा तो वाइट लाइट जब गुजरेगा तो क्या होगा? वाइट लाइट यहाँ जा रहा है, यहाँ मीडियम चेंज हो जाएगा क्योंकि ये वाटर में एंटर कर रहा है। तो मीडियम चेंज हुआ तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्ट होगा यहाँ पर, फिर ये जाएगा इधर, तो इधर इंटरनली रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ इस मीडियम से बाहर निकलेगा, बाहर अलग मीडियम है तो यहाँ पर फिर से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। प्रिज्म में भी ऐसा ही होता है, पहले यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, फिर इंटरनली रिफ्लेक्शन होता है, अंदर में यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होता है। तो 2 बार रिफ्रैक्शन और बीच में जो है रिफ्लेक्शन होता है। सेम चीज़ वाटर ड्रॉपलेट के साथ भी होता है। जब सनलाइट किसी वाटर ड्रॉपलेट में एंटर करता है तो पहले रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, इंटरनली रिफ्लेक्शन, और उसके बाद यहाँ पर होगा रिफ्रैक्शन। तो जो प्रिज्म में काम होता है सेम काम, सेम वर्क हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट में, और वाटर ड्रॉपलेट जो है प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। तो इससे होकर निकलने वाला जो लाइट होगा, जो लाइट वाटर ड्रॉपलेट से होकर निकलेगा वो 7 कलर में बट जाएगा, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट क्या कर रहा है? प्रिज्म के जैसा काम कर रहा है। तो 7 कलर में बट जाएगा, इससे 7 कलर का स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो जो नेचुरल स्पेक्ट्रम एटमॉस्फेयर में बनता है, स्काई में जो बनता है, वो हम लोग को दिखाई देने लगता है, और उसी को हम लोग रेनबो के नाम से जानते हैं। और यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि रेनबो कौन से डायरेक्शन में बनेगा? रेनबो हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। मान लीजिए कि सन ईस्ट से निकल रहा है और उसी समय अगर रेनबो बन रहा है तो रेनबो वेस्ट में बनेगा। उसी तरह अगर शाम का समय रहे तो सन तो वेस्ट में होगा, और सन जब वेस्ट में होगा तो रेनबो किधर होगा? ईस्ट में होगा। रेनबो हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आप लोगों को रेनबो समझ में आ गया होगा कि रेनबो क्या है और किस तरह से बनता है। तो रेनबो भी प्रिज्म के थ्रू ही बनता है, लेकिन ये नेचुरल प्रिज्म है, ये तो आर्टिफिशियल प्रिज्म है जो हम लोग बनाकर यूज करते हैं। लेकिन ये वाटर ड्रॉपलेट क्या है? ये नेचुरल प्रिज्म है जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है। इसलिए जब वाटर ड्रॉपलेट से होकर सनलाइट निकलता है तो एटमॉस्फेयर में 7 कलर का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और उसी को हम लोग रेनबो कहते हैं। तो जब भी एग्जाम में आए तो इसी तरह से आप लोगों को लिखना है। ये वीडियो तो है बस समझने के लिए, आप लोग को जो भी होता है हम समझा दे रहे हैं, और फिर उसको आप लोग एग्जाम में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, इसको हम लोग को समझना है।
तो रिफ्रैक्शन तो अभी आप लोगों को समझा चुके हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रेज एंटर करता है तो या तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा या नॉर्मल से दूर हट जाएगा। और यही चीज़ एटमॉस्फेयर में भी होता है। एटमॉस्फेयर में जैसे पूरा एटमॉस्फेयर में एयर है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाएंगे, तो एयर का जो डेंसिटी है, डेंसिटी में चेंजिंग होता है। तो एयर का डेंसिटी में चेंज होने के कारण कहीं पर वो रेयर मीडियम की तरह से काम कर रहा है और कहीं पर डेंसर मीडियम की तरह से काम कर रहा है, और जिसके चलते एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट पास कर रहा है तो रिफ्रैक्शन होता है। एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन होता है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मान लीजिए कहीं पर आग जलाया गया है, आग जलाया गया है और यहाँ पर जो है यहाँ से धुआं उठ रहा है, ऊपर में आग जलाया गया है और यहाँ से धुआं उठ रहा है। तो जो हॉट एयर होता है, हॉट एयर तो लाइट होता है, हल्का होता है, तो हॉट एयर ऊपर की ओर जाने लगता है, हॉट एयर ऊपर की ओर जाने लगता है। और हॉट एयर लाइट होता है, यानी कि उसका डेंसिटी भी क्या होता है, कम होता है, उसका डेंसिटी कम होता है। अब मान लीजिए कि ऊपर में कम डेंसिटी है, नीचे में ज़्यादा डेंसिटी है, तो लाइट रेज जब यहाँ से यहाँ में एंटर करेगा तो उसमें कुछ रिफ्रैक्शन होगा। और यही कारण है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट भी हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि ये पूरा धुआं है और धुआं के आर पर जब आप कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं धुआं से होते हुए, बीच में पूरा स्मोक है, धुआं है, और वहाँ से देखिएगा तो धुआं के उस साइड का, स्मोक के उस साइड का ऑब्जेक्ट फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आएगा। उस साइड का ऑब्जेक्ट कैसा नजर आएगा, फ्लक्चुएट करेगा, थोड़ा हिलता डुलता नजर आएगा, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। और जैसे जो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता है, नॉर्मल रिफ्रैक्शन का एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि एक पानी का बाल्टी है और उसमें कोई लकड़ी डूबा हुआ है, तो वो लकड़ी थोड़ा टेढ़ा नज़र आएगा, बाल्टी में थोड़ा टेढ़ा नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन के कारण उसका पोजीशन बदल जाता है, पोजीशन अलग नज़र आता है। मान लीजिए कि ये इस तरह से एक बाल्टी है, मान लीजिए अब यहाँ पर लकड़ी डूबा हुआ है। अब आप देखिएगा कि यहाँ से नीचे जो है वो थोड़ा टेढ़ा नज़र आएगा, लेकिन बस नज़र आएगा, एक्चुअल में टेढ़ा नहीं है, एक्चुअल में वही है, लेकिन नज़र आएगा कि थोड़ा ये ऊपर उठा हुआ है। या पानी के अंदर कोई भी चीज़ रहता है तो वो हम लोग को क्या नज़र आता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ नज़र आता है, यानी कि उसका पोजीशन जो है चेंज हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब हम लोग धुआं के उस पार देखेंगे तो उधर का ऑब्जेक्ट फ्लक्चुएट करेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन के कारण उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है। और जो मीडियम है, जो इसका डेंसिटी है, वो डेंसिटी भी सेम नहीं रह रहा है, वो डेंसिटी भी बार बार बदल रहा है। इसीलिए जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं स्मोक से होते हुए उस ओर का ऑब्जेक्ट, तो वो फ्लक्चुएट करते नजर आएगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण एक अलग पोजीशन उसका बन रहा है, और वो पोजीशन फिक्स नहीं है, वो पोजीशन बार बार चेंज हो रहा है, तो जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट हम लोग को फ्लक्चुएट करता नजर आएगा। तो ये तो हम लोग समझ सकते हैं इस तरह से रिफ्रैक्शन को। अब ये बहुत स्मॉल स्केल में हुआ, अब यही चीज़ जब लार्ज स्केल में होगा तो लार्ज स्केल में इसी को क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलेंगे। जब एटमॉस्फेयर में एयर का जो लेयर है, एयर का लेयर कहीं पर डेंस ज़्यादा डेंस है और कहीं पर कम डेंस है, और उसके कारण जब उसमें से लाइट रेज गुजरता है तो कभी नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा, कभी नॉर्मल से दूर हट जाएगा। कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि उसमें रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा। अब ये रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण कुछ चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार का ट्विंकल करना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कारण है। उसी तरह से एडवांस सनराइज, डिले सनसेट और प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, ये सब जो फेनोमेना है, ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड फेनोमेना है। तो हम लोग एक एक फेनोमेना के बारे में अच्छा समझेंगे, सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से ही संबंधित है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार।
तो स्टार जो हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेयर में, स्काई में, तो वो स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, इसी का हम लोग को रीज़न जाना है। तो मेन रीज़न है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के पीछे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही कहानी है। अब देखिए होता क्या है, स्टार तो हम लोग से काफ़ी दूर हैं और स्टार से लाइट को अर्थ तक पहुंचने में थिक एटमॉस्फेयर को क्रॉस करना पड़ता है। थिक एटमॉस्फेयर से होते हुए स्टार का लाइट जो है अर्थ तक पहुंचता है। अब मान लीजिए स्टार है और यहाँ से लाइट जो है अर्थ में पहुंच रहा है, लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर का जो मीडियम है, ये मीडियम लगातार चेंज हो रहा है, इसका डेंसिटी फिक्स नहीं है। एटमॉस्फेयर का थिक लेयर से स्टार लाइट को होकर अर्थ तक पहुंचना पड़ता है और हर जगह अलग अलग डेंसिटी है। ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें हर जगह डेंसिटी में अंतर है, तो लगातार जो है रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्ट होके स्टार का लाइट एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट होके हम लोगों तक पहुंच रहा है। मान लीजिए कि ये ऑब्जर्वर है, तो स्टार से जो लाइट आता है वो लगातार रिफ्रैक्ट होता है और लगातार रिफ्रैक्ट होते हुए ऑब्जर्वर तक पहुंचता है। और रिफ्रैक्शन में आप लोग जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक अलग पोजीशन नज़र आने लगता है, ठीक ऐसा ही होता है यहाँ भी। ये मान लेते हैं इसका एक्चुअल पोजीशन, ये एक्चुअल पोजीशन है और रिफ्रैक्शन के कारण एक और पोजीशन बन जाता है। रिफ्रैक्शन के कारण जब हम लोग देखते हैं तो जो एक्चुअल पोजीशन है वो नहीं दिखता है, उसका एपेरेंट पोजीशन दिखता है। मान लीजिए कि ये जो है इसका एपेरेंट पोजीशन है। तो जो एक्चुअल पोजीशन है और ये एपेरेंट पोजीशन, एपेरेंट पोजीशन क्या हुआ, आभासी स्थिति, यानी कि ये है नहीं, ये बस दिख रहा है ऐसा। एक्चुअल पोजीशन ये है और ये क्या है, एपेरेंट पोजीशन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण लगातार जब रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन के कारण इसका जो एपेरेंट पोजीशन है एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा हाई होता है, एक्चुअल पोजीशन से अलग होता है एपेरेंट पोजीशन। अब एटमॉस्फेयर का जो फिजिकल कंडीशन है वो भी एनी टाइम फिक्स नहीं रहता है, सेम नहीं रहता है। जो फिजिकल कंडीशन है एटमॉस्फेयर का वो लगातार बदलते रहता है। इसके कारण जो एपेरेंट पोजीशन है वो भी फिक्स नहीं है, एपेरेंट पोजीशन भी चेंज होता है, एपेरेंट पोजीशन भी लगातार बदलता है, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ, इस तरह से नज़र आता है। लगातार इसका एपेरेंट पोजीशन चेंज होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर का कंडीशन जो है वो लगातार चेंज होता है। अब इसके कारण क्या होता है, इसके कारण स्टार से जो आता हुआ लाइट है, इसके कारण स्टार से आने वाला लाइट कभी ज़्यादा कभी कम हम लोग को नज़र आता है। उसका जो एपेरेंट पोजीशन है, एपेरेंट पोजीशन लगातार बदलते रहता है, ये फिक्स नहीं है। एक तो एक्चुअल पोजीशन ये है, एक्चुअल से अलग बना एपेरेंट पोजीशन, वो भी फिक्स पोजीशन नहीं है, उसमें भी लगातार चेंजिंग हो रहा है। चेंजिंग हो रहा है तो उससे आने वाला लाइट क्या होगा, कभी कम आएगा कभी ज़्यादा आएगा, कभी कम कभी ज़्यादा आएगा। तो ये जो कम ज़्यादा हो रहा है इसी को क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग बोलते हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इसी तरह से होता है, यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के पीछे कारण कौन सा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि स्टार से आने वाला लाइट जो है थिक एटमॉस्फेरिक मीडियम से होकर ऑब्जर्वर तक पहुंचता है और लगातार रिफ्रैक्ट होता है। लगातार कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्शन होने के कारण उसका एक एपेरेंट पोजीशन बन जाता है जो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा हाई होता है। और ये एपेरेंट पोजीशन जो है वो भी फिक्स नहीं रहता है क्योंकि एटमॉस्फेयर का कंडीशन फिक्स नहीं है। एटमॉस्फेयर का फिजिकल कंडीशन बदलते रहता है, डेंसिटी में चेंजिंग आते रहता है और इसलिए एपेरेंट पोजीशन भी लगातार चेंज होते रहता है। और इसके कारण स्टार से जो आने वाला लाइट है वो फ्लक्चुएट करता है, कभी कम आता है कभी ज़्यादा आता है, इस तरह से फ्लक्चुएट करता है। और इस तरह से कभी कम कभी ज़्यादा आना क्या कहलाता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
जब आप लोग रिफ्रैक्शन अलग से पढ़ लीजिएगा तो ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। तो प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, इसका रीज़न हम लोग को समझना है। तो देखिए, स्टार तो हम लोग से काफ़ी दूर होते हैं, लेकिन स्टार की तुलना में प्लैनेट हम लोग के नज़दीक होते हैं। प्लैनेट स्टार की तुलना में अर्थ के क्लोज होते हैं, और इसलिए एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट समझा जा सकता है प्लैनेट को। प्लैनेट जो है एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है प्लैनेट। लेकिन स्टार क्या था, स्टार जो है, स्टार को हम लोग समझ सकते हैं कि पॉइंट साइज सोर्स। स्टार पॉइंट साइज सोर्स था, लेकिन प्लैनेट क्या है, प्लैनेट एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है। एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट कहने का मतलब है कि बहुत सारा पॉइंट साइज सोर्स का कलेक्शन है। अब स्टार तो काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए एटमॉस्फेयर का थिक लेयर से होकर गुजरना पड़ता है स्टार के लाइट को, और इसलिए उसमें ज़्यादा रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। लेकिन प्लैनेट स्टार की तुलना में काफ़ी नज़दीक है। प्लैनेट तो हम लोग के सोलर सिस्टम के हैं। अर्थ और स्टार के बीच में एटमॉस्फेयर का जितना मोटा लेयर है, उसकी तुलना में प्लैनेट और अर्थ के बीच कम मोटा लेयर है, और इसलिए भी इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और ये तो स्टार तो पॉइंट साइज सोर्स था, लेकिन ये क्या है, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, बहुत सारा पॉइंट साइज सोर्स का ये कलेक्शन है। ये कलेक्शन है प्लैनेट बहुत सारा पॉइंट साइज सोर्स का। अब जो पॉइंट साइज सोर्स होता है, देखिए ये पॉइंट साइज सोर्स हुआ। अब पॉइंट साइज सोर्स से, यानी कि पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है और इससे लाइट आ रहा है, तो ये तो रिफ्रैक्शन होगा और उसके कारण इसमें ट्विंकलिंग इफेक्ट नज़र आएगा, जैसा कि हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में देखे। लेकिन ये क्या है, प्लैनेट क्या है, बहुत सारा पॉइंट साइज सोर्स का कलेक्शन है। तो एक एक पॉइंट से जो ट्विंकलिंग इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है, एक एक पॉइंट से जो ट्विंकलिंग इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है, तो ये तो बहुत सारा पॉइंट साइज सोर्स का कलेक्शन है। इस तरह से सबका कलेक्शन है पॉइंट साइज सोर्स का। तो एक पॉइंट साइज सोर्स का अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसके द्वारा तो ट्विंकलिंग इफेक्ट हो रहा है, लेकिन सब मिलकर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का ट्विंकलिंग इफेक्ट को ख़त्म कर दे रहे हैं, एक दूसरे को इन इफेक्ट कर दे रहे हैं, नलीफाई कर दे रहे हैं एक दूसरे को, नलीफाइंग इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एंड देयरफॉर प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल लाइक स्टार। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं। फिर से समझा देते हैं। प्लैनेट बहुत सारे पॉइंट साइज सोर्स का कलेक्शन होते हैं, स्टार की तुलना में अर्थ के नज़दीक होते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर का थिन मीडियम से होकर गुजरना पड़ता है इनके लाइट को। अब थिन मीडियम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन स्टार की तुलना में, स्टार और अर्थ का जो डिस्टेंस है उसकी तुलना में प्लैनेट और अर्थ का डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, यानी कि कम डेंसर लेयर से होकर गुजरना पड़ता है, और इसलिए उतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन नहीं होता है जितना कि स्टार में होता है। तो पोजीशन ज़्यादा चेंज नहीं होता है इसका। और दूसरा बात है कि बहुत सारा पॉइंट साइज सोर्स का कलेक्शन है, और सब मिलकर जो ट्विंकलिंग इफेक्ट अलग अलग इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स से जो ट्विंकलिंग इफेक्ट हो रहा है, सब एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, और हम लोग को ट्विंकलिंग इफेक्ट नज़र नहीं आता है। इसलिए प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं, जबकि स्टार ट्विंकल करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा एडवांस सनराइज और डिले सनसेट। ये क्या है, तो देखिए, जब सनराइज होता है तो एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही सन दिखाई देने लगता है, और उसी तरह जब सनसेट होता है तो एक्चुअल सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखते रहता है। इसका क्या कारण है, इसी को एडवांस सनराइज और डिले सनसेट कहते हैं। मतलब एक्चुअल जो सनराइज है, एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है सन, जिसको एडवांस सनराइज कहा जाता है। और एक्चुअल सनसेट
से 2 मिनट बाद तक दिखते रहता है, 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहता है। इसको हम लोग डिले सनसेट का। एडवांस सनराइज क्या है? एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही सन का दिखाई देने लगना और एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक दिखना डिले सनसेट कहलाता है। तो एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, इन दोनों का कारण क्या है? क्यों ये 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है सुबह में, मॉर्निंग में, सनराइज के समय, और सनसेट के समय 2 मिनट बाद तक क्यों दिखाई देते रहता है? तो इसका कारण भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ से जो सटा हुआ रहेगा ये होरिजोन है, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर को सन कब दिखाई देने लगेगा? जब सन होरिजोन को पार करेगा तभी तो सनराइज होगा, तभी सन दिखाई देगा। अब होता क्या है कि जब सन होरिजोन से नीचे ही है, यहाँ पर है, जब सन होरिजोन से नीचे ही है लेकिन इसका लाइट तो आ रहा है, इधर उधर लाइट तो आने लगता है, तो इस समय ये लाइट जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है और इसके कारण यहाँ पर रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यहाँ पर होता है और रिफ्रैक्शन के कारण इसका पोजीशन थोड़ा सा हाई हो जाता है क्योंकि ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो लाइट रेज नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर लाइट रेज के नॉर्मल की ओर बेंड हो जाने के कारण इसका एक अलग पोजीशन नज़र आता है। तो इसका जो पोजीशन नज़र आता है वो यहाँ नज़र आता है, यहाँ इसका न्यू पोजीशन नज़र आने लगता है। और इन दोनों पोजीशन के बीच 2 मिनट का अंतर है। अगर टाइम का बात करें तो इन दोनों पोजीशन के बीच 2 मिनट का अंतर है, यानी कि जब सन होरिजोन को तक नहीं पहुंचा है और उसको 2 मिनट अभी समय लगेगा होरिजोन पहुंचने में, उसी समय होरिजोन से ऊपर सन दिखाई देने लगता है उसका एपेरेंट पोजीशन के कारण। तो इसका एक अलग पोजीशन बन जाता है, पोजीशन चेंज हो जाता है रिफ्रैक्शन के कारण, और इसके चलते एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही सन दिखाई देने लगता है, जबकि होरिजोन को पार करने में उसको 2 मिनट और लगेगा, तब वो होरिजोन पार करेगा तो एक्चुअल सनराइज होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एडवांस सनराइज किसे कहते हैं। इसी तरह से डिले सनसेट भी सेम चीज़ है। डिले सनसेट में क्या होगा कि मान लीजिए जब सन नीचे चला गया, सन नीचे चला गया, यहाँ पर होरिजोन से नीचे चला गया, लेकिन उसका लाइट तो आ ही रहा है और लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, नॉर्मल की ओर बेंड होगा और उसका पोजीशन क्या बन जाएगा? थोड़ा हाई पोजीशन बन जाएगा और उसका एक्चुअल पोजीशन और एपेरेंट पोजीशन में 2 मिनट का अंतर होगा, इसलिए 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहेगा। जब एक्चुअल जो सन है, सन का जो एक्चुअल पोजीशन है होरिजोन से नीचे चला जाएगा, 2 मिनट तक जब नीचे चला जाएगा, होरिजोन क्रॉस करने के बाद 2 मिनट हो जाएगा, उसके बाद ये एपेरेंट पोजीशन भी दिखाई देना बंद हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्या है। एडवांस सनराइज का मतलब है कि 2 मिनट पहले ही दिखाई देना, एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले दिखना क्या कहलाएगा? एडवांस सनराइज। इसी तरह से एक्चुअल सनसेट से 2 मिनट बाद तक दिखते रहना क्या कहलाएगा? डिले सनसेट। तो ये कारण है। तो ये जितना भी चीज़ है, एडवांस सनराइज हो, डिले सनसेट हो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, तो इन सब का कारण क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। और ये टॉपिक थोड़ा सा अलग टाइप का है, एक ही बार में समझ में नहीं आएगा उतना अच्छा से, 1-2 बार बुक में पढ़िए, इस चीज़ को क्लियर कीजिए। ऐसे तो जितना क्लियर होता है हम करवाए ही हैं, लेकिन और इसको और बुक में पढ़िए, अपने से सोचिए तो धीरे धीरे क्लियर होगा। और मेन बात है कि रिफ्रैक्शन इसमें मेन टॉपिक है और रिफ्रैक्शन अभी नहीं कराया गया है
इस वजह से भी आप लोगों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। रिफ्रैक्शन मेन घटना है और उसी का ये क्या है, एप्लीकेशन है उसी का, रिफ्रैक्शन का। जब रिफ्रैक्शन अच्छा समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। हालांकि जितना बताए हैं वो भी काफ़ी है समझने के लिए, आप लोग कोशिश कीजिएगा तो समझ में आएगा। थोड़ा बहुत तो कोशिश भी करना पड़ेगा ना, और सब कुछ सोचेंगे कि सर के भरोसे ही हो जाएगा तो ऐसा सोचने से नहीं होगा। सर अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग को भी अपना काम करना है, आप लोग को भी लगातार लगे हुए रहना है। 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए उसको कम से कम, जब पढ़िएगा धीरे धीरे क्लियर होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है कि कोई टॉपिक पढ़ते हैं शुरू बार में तो हम लोग को समझ में नहीं आता है, लेकिन जब 3 बार 4 बार उसी टॉपिक को हम लोग बार बार पढ़ते हैं तो धीरे धीरे क्लियर हो जाता है, बहुत आसान लगने लगता है। ठीक इसी तरह का ये भी चीज़ है। आज थोड़ा सा अटपटा भले लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा तो फिर ये ईजी लगेगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।